Hello friends, today we are going to discuss Rajasthan Investment Promotion Scheme 2024 in detail. राजस्थान गवर्नमेंट किन किन सेक्टर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स लेके आई है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ के अंदर. दिस सीरीज इज गोइंग टू डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. सो वी कैन सी इन दिस स्कीम दे हैव प्रोवाइडेड द स्कोप ऑफ द पॉलिसी. जो रिप्स पॉलिसी है 2024 उसका स्कोप कहाँ तक है, एंड स्टैंडर्ड इंसेंटिव पैकेज. इसके जो पैकेजेस हैं वो डिवाइडेड है. एक तो है स्टैंडर्ड इंसेंटिव पैकेजेस, सेकंड है एड ऑन इंसेंटिव ड्रिवन बाय स्टेट प्रायोरिटीज़. स्टेट की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके हिसाब से एड ऑन बेनिफिट्स और हैं. थर्ड है कस्टमाइज इंसेंटिव पैकेजेस, एंड सिक्स्थ है प्रोविजंस. मल्टीपल प्रोविजंस हैं. नेक्स्ट हम देख सकते हैं कैसे पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इसका कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, एंड इसके एनेक्चर्स हैं, कुछ डेफिनेशंस वगैरह प्रोवाइडेड हैं जो एलिजिबल इंडस्ट्रीज एंड ऑल. सो इस तरीके से रिप्स पॉलिसी डिवाइडेड है इनटू मल्टीपल पार्ट्स. सो जो हमारे लिए बेनिफिशियल पार्ट्स हैं वो, और ये पॉलिसी कैसे एडमिनिस्टर होगी एंड कैसे वर्क करेगी, हम सब कुछ इसमें देखने वाले हैं. सो फर्स्ट हम देखते हैं टायर 1 में स्टैंडर्ड इंसेंटिव पैकेजेस. सो स्टैंडर्ड इंसेंटिव पैकेजेस में क्या क्या कवर होगा, किस किस के लिए होगी. फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके लिए क्या क्या स्टैंडर्ड इंसेंटिव पैकेजेस होंगे. सेकंड है सर्विस सेक्टर एंड एमएसएमईज एंड स्टार्टअप्स, एंड नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड नेक्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जीसीसी एंड टेस्ट लैब्स. इन सब के लिए बेनिफिट्स दिए हैं स्टैंडर्ड इंसेंटिव पैकेजेस में. इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे. नेक्स्ट है एड ऑन इंसेंटिव्स ड्रिवन बाय स्टेट प्रायोरिटीज. स्टेट की जो प्रायोरिटीज़ हैं उसके बेसिस पे उन्होंने एड ऑन इंसेंटिव्स दिए हैं. ग्रीन ग्रोथ के लिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड, एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट की कैपेबिलिटी डेवलपमेंट हो उसके रिलेटेड. नेक्स्ट टायर 3 फेज़ में क्या है, कस्टमाइज इंसेंटिव पैकेजेस हैं. कस्टमाइज कर रखे हैं इंडस्ट्री वाइज. सिल्वर पैकेज है, गोल्ड पैकेज है, एंड प्लेटिनम पैकेज है. नेक्स्ट है प्रोविजंस. सो प्रोविज़न में अपने पास में है फेजिंग एंड टेलीस्कोपिंग एंड ट्रांजिशन फेज. नेक्स्ट आपके आ जाता है एक्सपांशन फेज, एंड नेक्स्ट है एग्जम्पशंस इन केस ऑफ एक्सपांशन ऑफ एंटरप्राइजेस, एंड नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, एंड नेक्स्ट वन इज प्रोविजंस रिलेटेड टू एक्सटेंट एंड पीरियड ऑफ बेनिफिट्स. नेक्स्ट वन इज मैक्सिमम एक्सटेंड ऑफ सब्सिडी, कहाँ तक कि आपको सब्सिडी मिल सकती है, उसकी कैप लिमिट. उसके बाद में 7 पॉइंट आपका आता है पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन. जो पॉलिसी है रिप्स पॉलिसी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा. इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन अथॉरिटी कौन होगी, सैंक्शनिंग अथॉरिटी कौन होगी, रिव्यू एंड रिविजन ऑफ द पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऑफ कस्टमाइज पैकेजेस कौन रहेगी, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होगी, आपको 8th पॉइंट में गिवन है. नेक्स्ट है एनेक्चर. एनेक्चर में आपके पास मल्टीपल डेफिनेशंस हैं. एंड नेक्स्ट वन लिस्ट ऑफ इनएलिजिबल इंडस्ट्रीज. ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसको इसका रिप्स पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा. लिस्ट ऑफ तहसील्स मैप टू एरिया कैटेगरीज, लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग थ्रस्ट सेक्टर्स, लिस्ट ऑफ सर्विस थ्रस्ट सेक्टर्स, लिस्ट ऑफ पावर इंटेंसिव सेक्टर्स, लिस्ट ऑफ कंसर्न डिपार्टमेंट्स, लिस्ट ऑफ एलिजिबल मिनरल्स. ये सब लिस्ट आपको दे रखी है. आप इसका रेफरेंस लेकर के अपनी कैटेगरी को डिसाइड कर सकते हैं. We can see the scope of the policy. The operative policy period of the policy shall be till 31st March 2029 from the date of issuance or till a new policy is notified, whichever is earlier. New investments made after the launch of this policy are eligible to apply only under this policy. जो भी न्यू इन्वेस्टमेंट्स होंगे आफ्टर लॉन्च ऑफ दिस पॉलिसी वो एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए अंडर दिस पॉलिसी. ओनली इन्वेस्टमेंट्स मेड एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड बाय एन एंटरप्राइज इन राजस्थान will be considered eligible investment and employment for applicable incentives and boosters under this policy. Okay, so जो भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा किसी भी एंटरप्राइज द्वारा राजस्थान में, वो कंसिडर करी जाएगी एलिजिबल इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर एप्लीकेबल इंसेंटिव एंड बूस्टर्स अंडर दिस पॉलिसी. सिर्फ राजस्थान में आपके इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए.
नेक्स्ट है आपका अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज द एंटरप्राइज मस्ट कमेंस और कमर्शियल प्रोडक्शन और ऑपरेशन ड्यूरिंग द ऑपरेटिव पीरियड ऑफ पॉलिसी और विद इन 2 years ऑफ ग्रांट ऑफ द एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट विच एवर इज लेटर। मीन्स आप जब इस पॉलिसी में अप्लाई कर रहे हैं उसके 2 साल के अंदर आपको आपको उसी ऑपरेटिव, जब ये पॉलिसी चल रही है उसी पॉलिसी के चलने के दौरान आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपका बिजनेस कमेंस करना है, या फिर आपका 2 साल के अंदर आपको करना रहेगा जब आपको ग्रांट हुआ एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट, जो भी लेटर हो उस तब तक आपको अपना बिजनेस कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस करना रहेगा। ये इस पॉलिसी की स्कोप एंड सम रिक्वायरमेंट्स है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस एंड फार्मर प्रोड्यूसर कॉपरेटिव्स रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 with minimum 50 farmer member are eligible for relevant incentive under this policy. So FPOs, FPCs ये सब एलिजिबल हैं इस पॉलिसी का बेनिफिट लेने के लिए। The policy shall not be applicable to sectors specified in Annexure 9.2। जो सेक्टर्स स्पेसिफाई है Annexure 9.2, जो इंडस्ट्रीज इनएलिजिबल हैं उन सबको इस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। RIPS 2024 shall cover 3 tiers of incentives driven by sectorial needs, state priorities, and flexibility for investors. The following chapters detail 3 tiers of incentives that enterprises are eligible for. जैसा कि हमने अभी पहले भी देखा था, स्टैंडर्ड इंसेंटिव पैकेजेस किसके लिए हैं? जो स्टैंडर्ड सभी के लिए हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, सनराइज सेक्टर, MSME सेक्टर, स्टार्टअप सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट GCC एंड टेस्ट लैब्स। नेक्स्ट है एड ऑन इंसेंटिव्स ड्रिवन बाय स्टेट प्रायोरिटीज़। जो भी स्टेट प्रायोरिटीज़ है उसके हिसाब से जो एड ऑन इंसेंटिव्स दिए गए हैं वो है ग्रीन ग्रोथ से रिलेटेड, एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड सेक्टर्स को, एंड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट सेक्टर्स से रिलेटेड। एंड थर्ड में आते हैं अपने कस्टमाइज इंसेंटिव पैकेजेस। तो आप RIPS के अंदर पैकेजेस एंड बेनिफिट्स डिवाइडेड है। फर्स्ट है अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर टायर 1 में। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज वाइटल टू राजस्थान इकोनॉमी। ओवर द ईयर्स इट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू इंडस्ट्रियल आउटपुट, जॉब क्रिएशन एंड सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ। इट सपोर्ट्स लोकल बिजनेसेस एंड अट्रैक्ट्स बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स। As Rajasthan's industrial landscape evolves, manufacturing remains central to its goal of becoming a 350 billion economy by 2029. The RIPS 2024 manufacturing packages is tailored to meet the shifting needs of the manufacturing industry to make Rajasthan future ready and resilient to the evolving industrial landscape. With this package, Rajasthan aims to foster innovation and ensure sustainable growth of industries in the state. So this is the aim for manufacturing sector. And key section definitions. Manufacturing enterprise का क्या मतलब है? That is important. An enterprise employing plant and machinery in processing of goods which brings into existence a commercially different and distinct commodity but shall not include such processing as may be excluded by the state government as notified from time to time. ऐसा कुछ भी आप प्लांट एंड मशीन लगाइए जिससे एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है, बट वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड कर रखा है फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो लिस्ट आपको एनेक्सर 2.1 में गिवन है उसमें इंक्लूड नहीं होना चाहिए। एप्लीकेबिलिटी क्या रहेगी इस पॉलिसी की? फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दिस पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल टू न्यू एंड एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज इन्वेस्टिंग इन एंड एस्टेब्लिशिंग न्यू यूनिट्स। ये आपकी नई और पुरानी एंटरप्राइजेज दोनों के लिए है, एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज के लिए जो इन्वेस्ट कर रही हैं और एस्टेब्लिश कर रही नई यूनिट्स। तो आपको कुछ एक नई यूनिट एस्टेब्लिश करनी रहेगी इसके लिए, इसके बेनिफिट के लिए। एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज इन्वेस्टिंग एक्सपांशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 6.3। जो सेक्शन 6.3 में जो डिफाइंड है उसके अंदर कर रही हूँ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेज। एंड एंटरप्राइजेज एक्वायरिंग एन एसेट अंडर लिक्विडेशन और रिजोल्यूशन प्रोसीडिंग्स बाय द ऑर्डर ऑफ NCLT under the insolvency in the bankruptcy code 2016 shall be eligible if they make a minimum additional investment equivalent to 25% of the acquisition cost of such asset provided the unit undergoing liquidation or dissolution as the case may be had not obtained any benefits of any past RIPS। तो जिस भी इंडस्ट्री को आप एक्वायर कर रहे हैं अंडर लिक्विडेशन एंड IBC कोड के अंदर,
राइट। उस इंडस्ट्री ने पहले रिप्स पॉलिसी का बेनिफिट नहीं लिया, तो उस ऐसी इंडस्ट्री को एक्वायर करने के ऊपर भी आपको ये रिप्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एंड एक और कंडीशन है इसमें, एटलीस्ट आपको 25% इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, जो भी कॉस्ट है उस असेट्स की, उसमें आपको 25% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है इसकी रिक्वायरमेंट, द एंटरप्राइज शैल कमेंस कमर्शियल प्रोडक्शन और ऑपरेशन ड्यूरिंग द ऑपरेटिव पीरियड ऑफ द पॉलिसी। जो ऑपरेटिव पीरियड है पॉलिसी का रिप्स 2024 का टिल 2029, तब तक आपको अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करना रहेगा। Only investments made and employment generated by an enterprise in Rajasthan shall be considered as eligible fixed capital investment or employment for applicable incentives and boosters under this policy। जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, वो कब एलिजिबल होंगे, जब वो राजस्थान में करे गए होंगे, राइट, तभी वो, और जो भी एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड है वो राजस्थान में किया गया है, तभी आप एलिजिबल होंगे इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के लिए, इंसेंटिव्स के लिए, बूस्टर्स के लिए। नेक्स्ट वन है आपका एलिजिबिलिटी। द मैन्युफैक्चरिंग पैकेज स्पेसिफाइड हेयरइन शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइंड देयर हेयरइन। Sectors which have been declared as ineligible sectors by the state government as laid out in Annexure 9.2 as notified from time to time shall not be eligible to avail incentives under this policy। सारी इंडस्ट्रीज, सारी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज एलिजिबल है इस स्कीम का बेनिफिट लेने, एक्सेप्ट दोज एंटरप्राइजेज जो कि डिफाइंड है बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर एनेक्जर 9.2। तो उसका एनेक्जर 9.2 रेफर करना होगा जब भी अपनी एंटरप्राइजेस को चेक कर रहे हैं कि वो एलिजिबल है या नहीं है। अगर वो एनेक्जर 9.2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं आपकी एंटरप्राइज, तो आपको इस पॉलिसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर प्रोजेक्ट्स टू बी एलिजिबल अंडर द मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड पैकेज, द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट विल बी ₹50 करोड़। 50 करोड़ की आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। For existing large mega ultra mega enterprises making expansion investments, the minimum investment should be such that it meets the expansion criteria as defined in section 6.3 benefits to be offered as per EFCI in expansion। EFCI का मतलब क्या है, eligible fixed capital investment for MSMEs registered with the government of India। the minimum investment required to avail incentive under this package shall be 25 crore। Investment between 25 crore to 50 crore to be treated as large category। The definition of eligible fixed capital investment and employment shall be defined as per section 9.1.2। इसमें प्रोजेक्ट की कैटेगरीज देख सकते हैं हम। प्रोजेक्ट कैटेगरी फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज शैल बी डिफाइंड बेसिस आइडेंटिफाइड बेसिस ऑन एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड with prescribed minimum eligible fixed capital investment as specified in table 1। तो टेबल 1 ये है आपकी जो बता दी प्रोजेक्ट कैटेगरी और मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस आप किस कैटेगरी में फॉल करेंगे। अगर एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है आपका वो 50 करोड़ से 300 करोड़ के अंदर है, तो आप और या फिर आपका 100 एटलीस्ट आपका मिनिमम EFCI 50 करोड़ होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 16 होना चाहिए आपका। और मेगा में कब फॉल करेंगे आप, आपका मिनिमम EFCI होना चाहिए 150 करोड़ का और 250 लोगों का आप एम्प्लॉयमेंट करेंगे, या फिर आपका जो EFCI 300 करोड़ से 1000 करोड़ के बीच में होना चाहिए, तो आप मेगा की कैटेगरी में फॉल करेंगे। और अल्ट्रा मेगा आप कब करेंगे फॉल, जब 1000 करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट है आपका एंड आप 750 लोगों को आपने एम्प्लॉयमेंट दे रखा है और मिनिमम EFCI आपका 500 करोड़ है। इनमें से कोई सी भी कंडीशन आप फुलफिल करेंगे तो आप इन प्रोजेक्ट कैटेगरीज में फॉल करेंगे। एरिया कैटेगरी फॉर ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज शैल बी डिटरमाइंड बेसिस द तहसील ऑफ इन्वेस्टमेंट। अ लिस्ट ऑफ तहसील्स मैप टू एरिया कैटेगरीज इन स्पेसिफाइड इन एनेक्जर 9.3। आपके उसमें एरिया कैटेगरी भी डिफाइंड है, तहसील की किस एरिया किस तहसील में आपको इस टाइप की इंडस्ट्री लगानी है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मल्टीपल तहसील्स। द एरिया कैटेगरी फॉर सच एंटरप्राइजेज विल बी डिटरमाइंड बेसिस द एरिया कैटेगरी इन विच इट मेक्स द मैक्सिमम EFCI।
ऐसी कोई सी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज जो इन्वेस्टमेंट कर रही है अक्रॉस मल्टीपल तहसील्स, आपके पास तहसील्स की लिस्ट है बट वो मल्टीपल तहसील्स में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो एरिया कैटेगरी फॉर सच एंटरप्राइजेज विल बी डिटरमाइंड बेसिस द एरिया कैटेगरी इन विच इट मेक्स द मैक्सिमम EFCI। तो जिसके सबसे ज़्यादा ये EFCI लगा रही है उसी के बेसिस पे एरिया कैटेगरी डिसाइड होगी। इंसेंटिव क्या मिलेंगे अब उनको, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। असेट क्रिएशन इंसेंटिव, एक तो असेट से रिलेटेड इंसेंटिव रहेगा इनका, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी रहेगी इनकी एंड कैपिटल सब्सिडी रहेगी इनकी। और भी कोई सब्सिडी है क्या, हम चेक कर लेते हैं। टर्नओवर लिंक सब्सिडी भी है, इंसेंटिव भी है। बस ये 3 तरह की 4 तरह की सब्सिडी है इसके अंदर। कौन कौन सी सब्सिडी आ गई, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, टर्नओवर लिंक सब्सिडी एंड एसेट क्रिएशन इंसेंटिव। एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस कैन अवेल आइदर ऑफ इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, टर्नओवर लिंक सब्सिडी। ओके, इनमें से आप कोई एक सब्सिडी ले सकते हैं जो भी एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज, या तो आप इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ले लो या कैपिटल सब्सिडी ले लो या टर्नओवर लिंक इंसेंटिव ले लो। द ऑप्शंस स्टेटेड अबव आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एन एलिजिबल एंटरप्राइज मस्ट मेक अप वन टाइम इरिवर्सिबल चॉइस व्हाइल अप्लाइंग फॉर चेकिंग एसेट क्रिएशन इंसेंटिव। जब भी आप इंसेंटिव लेना चाहते हो एसेट क्रिएशन इंसेंटिव, तो आपको एक बार डिसाइड करना होगा कि आपको इन तीनों में से कौन सी सब्सिडी लेनी है। केवल 3 सब्सिडी ही आपके पास में अवेलेबल है स्टैंडर्ड टायर 1 के अंदर। इंसेंटिव इन सब्सिडी में क्या मिलेगा आपको, एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस कैन अवेल रिम्बर्समेंट ऑफ 75% ऑफ स्टेट टैक्स ड्यू एंड डिपॉजिटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years। आपको जो भी आपने स्टेट टैक्स पे करा है GST का, उसका 75% आपको वापस मिल जाएगा। ठीक है, कब तक, पूरे 7 साल तक जो भी आपको 75% टैक्स बनेगा स्टेट का। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एनुअल सीलिंग। सीलिंग क्या रहेगी उसकी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की, 1 से 3 साल 50 करोड़ एंड 4 से 7 साल 65 करोड़ रुपए की। कैपिटल सब्सिडी में क्या रहेगा आपका, एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस कैन अवेल कैपिटल सब्सिडी एज ए फिक्स परसेंटेज ऑफ EFCI। जो भी आपका एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका एक फिक्स परसेंटेज मिल जाएगा आपको। कैपिटल सब्सिडी शैल बी डिसबर्स इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ओवर 10 years पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। जब भी आप कमेंस करेंगे प्रोडक्शन अपना, उसके अगले 10 साल तक आपको एनुअली इंस्टॉलमेंट्स के अंदर कैपिटल सब्सिडी रिम्बर्स हो जाएगी। कैपिटल सब्सिडी कैन बी अवेल बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट कैटेगरी एंड एरिया कैटेगरी एज आउटलाइन इन टेबल बिलो। सो इसके अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कैपिटल सब्सिडी में, एरिया कैटेगरी एंड प्रोजेक्ट कैटेगरी। आप कौन सी कैटेगरी में फॉलो करते हैं। प्रोजेक्ट कैटेगरी लार्ज है, मेगा है या अल्ट्रा मेगा है आपका। तो एरिया कैटेगरी आपकी कौन सी है, अगर आप एरिया कैटेगरी 1 में आते हैं तो 13% मिलेगा, एरिया कैटेगरी 2 में आते हैं तो 17% मिलेगा, एरिया कैटेगरी 3 में आते हैं तो 20% मिलेगा। सो एरिया आप कौन सी कैटेगरी के अंदर है आते हैं, आपको एरिया देखना पड़ेगा। लाइक समझ लीजिए आप जयपुर में है तो आपको 13% मिलेगा, आप जयपुर से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है तो आपको 17% बेनिफिट मिलेगा, और जयपुर और आउटस्कर्ट्स से भी और आउटस्कर्ट्स में है आप अगर, आपको 20% मिलेगा। लाइक जैसलमेर के अंदर अगर आप अपनी इंडस्ट्री प्रमोट करते हैं। ओके, कैपिटल सब्सिडी शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एनुअल सीलिंग। जो कैपिटल सब्सिडी है उसकी भी एनुअल सीलिंग है, जैसे इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की थी। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की क्या कैपिटल सब्सिडी की क्या एनुअल सीलिंग है, ईयर ऑफ पे आउट 1 से 3 साल तक 50 करोड़ तक मिलेगा, 4 से 7 साल तक 65 करोड़ का मिलेगा और 8 से 10 साल तक 80 करोड़ का मिलेगा। तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल लग रही है इन टर्म्स ऑफ सीलिंग लिमिट। बाकी हर इंडस्ट्री का अलग अलग अपने अपने वर्किंग के हिसाब से बेनिफिट कैलकुलेट करना रहेगा वाइल सेलेक्टिंग द स्कीम कि आपको कौन सी सब्सिडी लेनी है, टर्नओवर लिंक लेनी है, कैपिटल लेनी है या इन्वेस्टमेंट लेनी है। टर्नओवर लिंक सब्सिडी के अंदर इंसेंटिव के अंदर क्या रहेगा, एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस कैन अवेल टर्नओवर लिंक इंसेंटिव एज फिक्स परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स टर्नओवर। जो भी आपका नेट सेल्स टर्नओवर है ड्यूरिंग द ईयर उसका एक फिक्स परसेंटेज आप इंसेंटिव ले सकते हैं। टर्नओवर लिंक इंसेंटिव शैल बी डिस्बर्स एनुअली फॉर 10 years पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। जब भी आप अपना कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे उसके अगले 10 साल तक आपको इसका बेनिफिट मिलेगा।
Turnover linked incentive can be availed based on the project category and area category as outlined in the table below. इसके अंदर भी आपकी प्रोजेक्ट कैटेगरी कौन सी है और आपका एरिया कैटेगरी कौन सा है, उसकी वजह से आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रोजेक्ट अगर आपका लार्ज है, आपका मेगा है या अल्ट्रा मेगा है, ये आपको चेक करना रहेगा। और एरिया कैटेगरी आपकी 1 है, 2 है या 3 है, उसके बेसिस पे आपको बेनिफिट्स टर्नओवर का गिवन है परसेंटेज। Sales turnover means the aggregate value of the realization of the amount made from the sale of manufactured goods by the enterprise during a financial year। जो भी अपने फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेल करी गुड्स की, वो आपकी नेट सेल्स का एग्रीगेट वैल्यू आपका नेट सेल कहलाएगी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, नॉन ऑपरेटिव एक्टिविटीज लाइक इंटरेस्ट रिसीव, ग्रांट और सब्सिडीज, ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड रीसेल ऑफ प्रोडक्ट्स गुड्स विल नॉट बी काउंटेड अंडर नेट सेल टर्नओवर। टर्नओवर लिंक इंसेंटिव शैल बी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एनुअल सीलिंग। इसकी भी एनुअल सीलिंग गिवन है हमको। 1 से 3 साल 50, 4 से 7 साल 65 करोड़, 8 से 10 साल 80 करोड़। Asset creation incentive top-ups. Eligible enterprises can avail the following asset creation incentive top-ups: employment booster, thrust booster or anchor booster or interest subvention. Enterprises may avail the top-ups specified herein as a percentage of the asset creation incentive amount. जो भी आपका asset creation incentive amount होगा, उसका top-up आप इन दोनों बेनिफिट्स में से आप ले सकते हैं। ये दोनों बेनिफिट लेते हैं एम्प्लॉयमेंट बूस्टर में, इंटरेस्ट बूस्टर और एंकर बूस्टर और इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। सो अब हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट बूस्टर क्या है। Enterprises generating employment greater than the minimum employment threshold stipulated in table 1 for a given project category shall be eligible for an employment booster over the assets creation incentive amount based the table outlined below। तो क्या करें, अगर आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया अपनी एंटरप्राइजेस के अंदर, ठीक है, फॉर द गिवन कैटेगरीज, जो भी कैटेगरी आपकी, आपको बेनिफिट मिलेगा एम्प्लॉयमेंट बूस्टर बेनिफिट। सो एम्प्लॉयमेंट स्लैब्स मल्टीपल ऑफ मिनिमम एम्प्लॉयमेंट थ्रेशोल्ड, 30% ऑन एसेट क्रिएशन इंसेंटिव 10% का मिलेगा स्लैब 1 में, स्लैब 2 के अंदर आपको 12.5% का मिलेगा, स्लैब 3 में आपको 15% का बेनिफिट मिलेगा। 1.5 गुना से लेके आपने, अगर आपने 2 टाइम्स करी और 2 टाइम्स से लेके आपने 2.5 टाइम्स तक आपने जनरेट करा एम्प्लॉयमेंट, और 2.5 से ज़्यादा करोगे तो 15% आपको इंसेंटिव मिलेगा। द सीलिंग मेंशन इन सेक्शन 3.1 with respect to specific asset creation incentive are inclusive of additional benefits received from the employment booster। एग्जाम्पल भी दे रखा है हमको कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एम्प्लॉयमेंट बूस्टर फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। इफ ए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज इन्वेस्ट ₹500 करोड़ and creates 400 jobs in area category 1 and opts for a turnover linked incentive under the standard manufacturing package, it will initially qualify for a turnover linked incentive rate of 1.5% for a period of 10 years as a mega investment. Since the enterprise is generating 400 jobs which exceed the minimum employment threshold of 250, so it is 1.5 times, it becomes eligible for an additional employment 10% booster slab 1. This increase the applicable turnover linked incentive rate from 1.4% to 1.54% for 10 years। तो इसमें आपको जो रेट है वो इंक्रीज हो गई, जो भी आपके बेनिफिट की रेट्स है उसका 10% या जो भी रेट आपको गिवन है वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू विद दिस एग्जांपल। दिस इज वेरी क्लियर एग्जांपल। द एंटरप्राइज फर्दर एक्सपांड्स its workforce by generating additional 200 jobs, bringing the total to 600. It will qualify for a higher employment booster of 12.5% slab। तो ये सेकेंड स्लैब में आ जाएगा, इसने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। तो उस केस में इसकी रेट क्या हो जाएगी 12.5, तो हम निकालेंगे 1.4 प्लस 12.5%, तो टोटल आता है 1.575। तो उसको इतना बेनिफिट मिलेगा टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। Refer to the table below for minimum employment generation required to qualify for the employment booster based on the respective slabs। अगर हम देखेंगे प्रोजेक्ट कैटेगरी लार्ज है, मेगा या अल्ट्रा है, पहले हम ये चेक करेंगे।
फिर हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितना हमारा 100 है, 250 है या 750 है। अगर 100 से ज़्यादा है हमारा तो हमको 10% मिलेगा, 250 से ज़्यादा है हमारा तो हमको 2.5 मिलेगा, और इससे भी ज़्यादा है अगर बंदा तो अपने को 15% मिलेगा। फिर अपना नेक्स्ट आता है थ्रस्ट बूस्टर। थ्रस्ट बूस्टर में क्या है, एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस विच ऑपरेट इन थ्रस्ट सेक्टर्स। एनेक्जर 9.4 में आपको थ्रस्ट सेक्टर्स की लिस्ट दे रखी है। शेल बी एलिजिबल फॉर द थ्रस्ट बूस्टर ऑफ 10% ओवर द एसेट क्रिएशन इंसेंटिव। जो भी आपका एसेट क्रिएशन इंसेंटिव की कैटेगरी आप फॉलो करते हो उसका 10% एक्स्ट्रा जो ऐड कर लो आप, उतना आपको थ्रस्ट बूस्टर का बेनिफिट मिलेगा अगर आप इस कैटेगरी में इस लिस्ट में फॉलो करते हो। सीलिंग मेंशन 3.1 with respect to specific asset creation incentives are inclusive of additional benefits received from the thrust booster। जो भी आपकी मैक्सिमम सीलिंग आपको गिवन है उसके अंदर आपका थ्रस्ट बूस्टर भी कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि थ्रस्ट बूस्टर को अलग से कैलकुलेट करेंगे, वो सीलिंग में ही इंक्लूड हो रहा है आपका। इससे ज़्यादा बेनिफिट आप नहीं ले पाएंगे सभी कैटेगरीज को मिला करके, एंकर बूस्टर, थ्रस्ट बूस्टर या फिर एम्प्लॉयमेंट बूस्टर को लेकर के। नेक्स्ट आपका आ जाता है एंकर बूस्टर। तो एंकर बूस्टर के अंदर क्या बोल रहे हैं, एलिजिबल मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज आर रीजनल एंकर्स और सेक्टोरल एंकर्स एज डिफाइंड इन एनेक्जर 9.1.2 shall be eligible for an anchor booster of 20% over the asset creation incentive amount। आपका asset creation incentive amount का 20% और एड ऑन कर लो, आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। जो भी आपकी स्कीम आपने सेलेक्ट करी, लाइक सब्सिडी स्कीम करी है आपने, कैपिटल सब्सिडी स्कीम करी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम करी है या फिर टर्न होल्डिंग इंसेंटिव स्कीम करी, तुमसे जो भी करी है उसमें जिस भी कैटेगरी आप हो रहे हो आप फॉलो कर रहे हो और आपको जो भी बेनिफिट मिल रहा है परसेंटेज का उसका 20% एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आपको। Eligible manufacturing enterprises can avail of anchor booster subject to the following ceiling, whichever is lower: 20% over chosen asset creation incentive amount or 20% over annual ceiling prescribed for respective asset creation incentive chosen by such enterprise। जो भी लोअर होगा उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। Additionally, regional anchors or sectoral anchors shall be eligible to have 100% banking, wheeling and transmission charges waived off, reimbursed for a period corresponding to the dispersal period for chosen asset creation incentive for captive power plant setup, provided energy generated is used to captive consumption only and no third party sale will be allowed। There shall be ceiling of 200% on the size of the captive power plant, 100% banking allowed with no restriction on withdrawals during peak hours। For behind the meters RE plants, there should be no ceiling on the maximum capacity of RE generation, and ED exemption should be applicable on perpetuity, provided no power is injected to the grid during off-period hours। नेक्स्ट आपका आता है इंटरेस्ट सबवेंशन। सो इंटरेस्ट सबवेंशन में क्या है, आपको फर्स्ट 5% इंटरेस्ट सबवेंशन शैल बी अलाउड ऑन टर्म लोन taken by manufacturing enterprise from financial institutions or state financial institutions or banks recognized by the Reserve Bank of India for making an investment in plant and machinery or equipment, plant related apparatus considering a part of the EFCI for a period of 5 years subject to a maximum of 2.5% of the EFCI distributed equally over 5 years। So आपका जो EFCI है उसका 5% मैक्सिमम होगा एंड 5% आपको इंटरेस्ट सबवेंशन अलाउड होगा, राइट। सो आपने जो भी लोन लिया है उसके अंदर आपको 5% जो इंटरेस्ट रेट है उसका 5% सब्सिडी आपको मिल जाएगी है, बट ये मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2.5% ऑफ द EF। In case where loan amount includes items beyond plant, machinery, equipment or apparatus, interest subvention shall be offered in proportion to the plant, machinery, equipment and apparatus in respect of which the term loan has been availed only। So अगर आपके प्लांट मशीनरी के अलावा और भी आपने कुछ और लाइक CC लिमिट लिया है लाइक फॉर डेटर्स क्रेडिटर्स, सो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओनली प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर ही मिलेगा। सो जो आपकी सब्सिडी है वो डिवाइड हो जाएगी प्रोपोर्शनेटली, जितना आपका कंपोनेंट लोन अमाउंट का रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी है, जितना और बाकी रिमेनिंग जो आपका फाइनेंसिंग है CCOD से रिलेटेड। ओके।
आपके ओनली टर्म लोन पे ही आपको ये सब्सिडी मिलेगी इंटरेस्ट सबवेंशन की, विच इज़ 5% पर ईयर एंड मैक्सिमम कैप इज़ 5% एंड मैक्सिमम कैप इज़ 2.5% पर ईयर ऑफ द टर्म लोन अमाउंट। इसको अपन एक इलस्ट्रेशन की मदद से समझ सकते हैं। ACI टॉपअप्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। सो अपन अभी देख रहे थे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ EFCI, एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन करोड़ से कितना है, 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, एरिया कैटेगरी 1 में आता है, एम्प्लॉयमेंट 200 जॉब्स का है इसके अंदर, एंड लोन ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना लिया है, 1000 करोड़ का। तो ये अपनी अल्ट्रा मेगा कैटेगरी के अंदर आता है। An enterprise operating in ESDM sector applies under RIPS 2024 with an EFCI of INR 2000 crore in area category 1 generating 200 jobs. This qualifies the enterprise as an ultra mega investor। ये ultra mega investor 1000 करोड़ से ऊपर का इसका इन्वेस्टमेंट है। Making it eligible to choose between the 3 asset creation incentive। इसके 3 एसेट, अपने को पता है रिप्स के 3 एसेट क्रिएशन इंसेंटिव्स हैं, कैपिटल सब्सिडी, टर्नओवर लिंक सब्सिडी एंड इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। तो उन तीनों के लिए एलिजिबल है। अब इसको चूज करना है तीनों में से कौन सी सब्सिडी इसको अवेल करनी है। अज्यूमिंग द एंटरप्राइज ऑप्ट्स फॉर द कैपिटल सब्सिडी, इट क्वालिफाइज फॉर अ सब्सिडी ऑफ 23% ऑफ द EFCI, राइट। तो ये 23% सब्सिडी के लिए एलिजिबल है। अब कितने अमाउंट, किस अमाउंट के 23%, जो एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहा है इसका, अमाउंटिंग टू ₹460 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। तो ये आपको जो 23% है ये आपको इस कंपनी को कितनी इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगा। द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इलस्ट्रेट हाउ द ACI टॉपअप्स विल अप्लाई टू द एंटरप्राइज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनुअल सीलिंग्स। तो इससे अपन समझ सकते हैं कि कैसे इनको मिलेगा ये 23%। If the enterprise is one of the first three ultra mega units in the ESDM sector listed in as an anchor sector, the enterprise qualifies for the anchor booster incentive 20% top up on the base asset creation incentive or the annual ceiling whichever is lower। तो 20% top up मिल रहा है इसको। This adds ₹9.2 crore to the annual capacity subsidy of ₹46 crore, bringing the total annual incentive to 55.2 करोड़। इसको 55.2 करोड़ का इंसेंटिव मिलेगा क्योंकि एंकर बूस्टर कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, तो 20% बूस्ट इसको टॉपअप मिलेगा, राइट। तो 46 करोड़ का आप 20% ऐड कर लीजिए तो इट कम्स टोटल 55.2 करोड़। द एंटरप्राइज विल रिसीव अ टोटल ऑफ 552 करोड़ एज ACI ओवर 10 ईयर्स। कितने सालों में मिलेगा इसको, 10 सालों में, including the anchor booster as it applicable beyond the annual ceiling। ये beyond annual ceiling के है, right। If an enterprise is not eligible for the anchor booster either regional or sectoral, it can still benefit by being part of the thrust sector। अगर थ्रस्ट सेक्टर की कैटेगरी में आता तो भी बेनिफिट ले सकते हैं if applicable। In such cases the enterprise may choose between 2 options, the thrust sector, booster और इंटर सबवेंशन। तो एंटरप्राइज अपने आप को देख सकती है किसका बेनिफिट लेना है, उसको थ्रस्ट सेक्टर का लेना है, बूस्टर का लेना है या फिर इंटर सबवेंशन का लेना है। थ्रस्ट बूस्टर में क्या था, अंडर द थ्रस्ट बूस्टर द एंटरप्राइज रिसीव 10% टॉप अप ऑन द बेस असेट क्रिएशन इंसेंटिव। सो असेट क्रिएशन इंसेंटिव जो है उसका 10% टॉप अप मिल जाएगा, राइट। सब्जेक्ट टू द एप्लीकेबल एनुअल सीलिंग डिफाइंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में जो सीलिंग एनुअल सीलिंग डिफाइंड है उसके अंदर ही मिलेगा बेनिफिट। द थ्रस्ट बूस्टर कैन ऐड 4.6 करोड़ एनुअली टू द कैपिटल सब्सिडी। हाउएवर द एंटरप्राइज विल हैव टोटल एनुअल इंसेंटिव ऑफ ₹50 करोड़ ड्यू टू द एनुअल कैप ऑफ 50 करोड़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज ड्यूरिंग फर्स्ट 3 years, right। From the 4th year the total annual incentive will increase to 50.6 करोड़ रुपीज़। लोगों यहाँ पे पता था कि लाइक अपन फर्स्ट 3 years तक अपना जो एनुअल टोटल कैप अप रहेगा वो स्लैब रेट और सीलिंग रेट अपने को गिवन थी थ्रस्ट सेक्टर की, तो उससे बियॉन्ड अपन नहीं जा सकते, इसलिए फर्स्ट 3 years में अपना 50 करोड़ का ही एनुअल कैप अप रहेगा। उसके बाद फ्रॉम 4th year द एनुअल इंसेंटिव विल इंक्रीज टू 50.6 करोड़। 4th year से अपना 50.6 करोड़ हो जाएगा एंड thus एंटरप्राइज विल रिसीव अ टोटल ऑफ 504.2 करोड़ एज ए कैपिटल सब्सिडी ओवर 10 years इंक्लूडिंग थ्रस्ट बूस्टर। नेक्स्ट आपका आता है इंटर सबवेंशन। सो इंटर सबवेंशन का अगर फ़ायदा लेती है कंपनी
मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज, तो उस केस में क्या होगा, सिमिलरली अंडर इंटरेस्ट सबवेंशन द एंटरप्राइज इज एलिजिबल फॉर ए 5% सबवेंशन ऑन लोन्स taken for plant, machinery, equipment and apparatus capped at 2.5% of the eligible fixed capital investment over 5 years. In this case, if the enterprise secures a loan of rupees 1000 crore, annual interest subvention would amount to 50 crore rupees for 5 years. However, due to the overall cap of 2.5% of EFCI, total eligible interest subvention over 5 years will amount to rupees 50 crore rupees, 0.5% of 2000 crore rupees, right? सो इसका जो एनुअल टोटल रहेगा वो 50 करोड़ ही रहेगा। वैसे एनुअल 50 करोड़ बनता है, बट इसका टोटल 5 साल का 50 करोड़ ही रहेगा एंड मैक्सिमम कैप, बिकॉज का जो एलिजिबल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2000 करोड़ है, 2000 करोड़ का 2.5% लगाएंगे तो 50 करोड़ रुपये आता है। और वैसे 1000 करोड़ का अगर अपन एनुअल 5% लगाएंगे तो 50 करोड़ रुपये एनुअली आता है, बट अपन इसको मैक्सिमम पूरे 5 साल के अंदर 50 करोड़ का ही बेनिफिट दे सकते हैं। Hence, the enterprise will be eligible for INR 10 crore of interest subvention per annum for 5 years over and above the base asset creation incentive contingent on the annual caps. जो भी इसके annual cap है वो भी इस पे लगेगी, annual cap से ज़्यादा बेनिफिट नहीं उठा पाएगी है। However, the enterprise will receive INR 4 crore from interest subvention resulting in a total annual incentive at INR 50 crore for the first 3 years, owing to the annual ceiling of 50 crore from manufacturing enterprises first 3 years 50 फर्स्ट 3 years के लिए अपनी एनुअल सीलिंग कितनी है बेनिफिट की 50 करोड़। सो आपका अगर आप कोई भी इंटरेस्ट सबवेंशन लेते हैं या आप सब्सिडी कैपिटल सब्सिडी लेते हैं, सॉरी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी लेते हैं, कैपिटल सब्सिडी लेते हैं या टर्नओवर लिंक सब्सिडी लेते हैं, तीनों में से कोई सी सब्सिडी लेते हैं उसका बेनिफिट प्लस आपका जो इंटरेस्ट सबवेंशन है उसका बेनिफिट 50 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा फर्स्ट 3 years में, तो वो सीलिंग लिमिट आपकी एप्लीकेबल होगी इसके अंदर। द एनुअल इंसेंटिव विल इंक्रीज टू ₹56 करोड़ फॉर द 4th and 5th year। 4th and 5th year में आपकी जो एनुअल सीलिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी 56 करोड़ तक। Thus, the enterprise shall receive a total of 92 crore over 10 years as part of capital subsidy and interest subvention। तो इसको 10 सालों में 492 करोड़ का बेनिफिट होगा एज इंटरेस्ट सबवेंशन एंड कैपिटल सब्सिडी। अब स्पेशल इंसेंटिव्स हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, व्हाट आर द स्पेशल इंसेंटिव्स विच आर प्रोवाइडेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। थैंक यू फ्रेंड्स।